हेलो स्टूडेंट्स। आज एक स्पेशल लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 9/11 एंड इट्स आफ्टरमाथ, 9/11 और उसके बाद। आपको शायद ये लगे कि हम एकदम से कहाँ पहुँच गए। अभी अभी तो हम 1950 और 52-53 के आसपास का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उसके दौरान की परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे थे, कोल्ड वॉर के लिए पढ़ रहे थे। पर चूंकि आज 9/11 का दिन है, इसलिए मुझे लगा कि अगर हम आज इस संदर्भ में बात करें तो शायद आपको ये सारा घटनाक्रम जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से एक बहुत बड़ी घटना थी और उसने आने वाले अगले जो करीब करीब 20-25 वर्ष थे या बाद का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास था, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो मुझे लगा क्यों ना आज ही के दिन उसी घटना के बारे में और उसका जो पूरे विश्व मानचित्र पर जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम जानें। बच्चों, आज का दिन सितंबर 11 तारीख सितंबर की तारीख है और अब सब जानते हैं कि जो सितंबर का महीना होता है वह 9वां महीना होता है जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसका। और हम जब अपनी तारीख लिखते हैं तो उसमें 11 लिखते हैं, फिर 9 महीने यानी सितंबर का महीना और 2020 जो वर्ष में हम हैं। वेस्ट में, पश्चिमी देशों में थोड़ा सा तारीख को लिखने का तरीका फ़र्क हो जाता है। वहाँ पर तारीख को दूसरे नंबर पर लिखा जाता है और जो महीना होता है उसको पहले नंबर पर लिखा जाता है और इसीलिए आज के दिन की तारीख है 9/11 यानी 9वां यानी सितंबर का महीना, जिसका 11वां दिन। इस तारीख का बहुत ज़्यादा महत्व है, बल्कि इस घटना को आज की तारीख में किसी और नाम की तुलना में 9/11 या 9/11 के नाम से जाना जाता है। शायद आज बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर या अन्य जगहों पर आपने इसके बारे में पढ़ा हो। थोड़ा सा उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। 2001 की घटना है, वही सितंबर 11 आज की तारीख। आज से करीब करीब 19 साल पहले आप मान लीजिए। अमेरिका की घटना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुबह के 8:45 बजे थे और ईस्ट कोस्ट जो है वहाँ का जो पूर्वी तट है, वहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के पास से हवाई जहाज जो है वो उड़ान भरने की तैयारी में थे और ऐसे में पहला एक प्लेन, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 जिसे कहा जाता है, वो जो कि बॉस्टन से उड़ा और बजाय कि जो उसका रूट था जिस पर उसे जाना था वह जाकर और न्यूयॉर्क सिटी में ही जो स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, प्रसिद्ध वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उसकी बिल्डिंग से टकरा गया। थोड़ी सी ही देर में एक दूसरा प्लेन, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175, वही बॉस्टन से उड़ा और वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो दक्षिणी टावर कहलाता था, करीब करीब 17 मिनट बाद उससे टकरा गया। एक बार को जो आमतौर पर लोगों को लगा, अगर हम इन दृश्यों को आप देखें थोड़ा सा, लोगों को लगा कि ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर्स जो कि न्यूयॉर्क की स्काईलाइन में बड़ा महत्व रखते थे, जो लोग विदेश गए हैं, जो यूएसए गए हैं, कहा जाता है कि बड़े दूर से नज़र आ जाते थे, बड़ी ऊंची इमारतें थीं। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि एक इमारत से तो धुआं निकल रहा है और दूसरा एक हवाई जहाज आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दो प्लेन बारी बारी से, पहले एक प्लेन जो है, एक हवाई जहाज जो है वो नदर्न टावर से टकराता है और उसके बाद दूसरा जो हवाई जहाज है वो सदर्न टावर, जो दक्षिणी टावर है, उससे जाकर टकरा जाता है। एक बार को जो आसपास के लोग थे उनको ऐसा लगा कि कोई एक्सीडेंट है, बहुत सामान्य सी घटना है, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आता है कि विश्व का जो इतनी बड़ी महाशक्ति है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उस पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने किसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने और कुछ नहीं किया। जो ये हवाई जहाज थे, जिन्हें कि बहुत लंबी दूरी की यात्रा पूरी करनी थी,
और जो कि फ्यूल जिनमें पूरी तरह भरा हुआ था, ईंधन उस लंबी यात्रा के लिए जिनमें भरा हुआ था, इन हवाई जहाज़ों को आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया, उनका अपहरण कर लिया गया। क्रू जो था विमान का, उनसे इन हवाई जहाज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया गया और इन्हें बजाय कि जिस नियत जगह पर इन्हें जाना था उसके बजाय इस उड़ान का रूट बदला गया और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो 2 टावर्स थे, जो बड़ी इमारतें थीं, उन्हें इनसे टकरा दिया गया। पूरा विश्व स्तब्ध था, अमेरिका बहुत ज़्यादा स्तब्ध था। हमेशा माना जाता था कि यदि कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो कोई बहुत बड़े हथियारों का इस्तेमाल होगा, बंदूकें होंगी या बम कुछ होगा, गोला बारूद होगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से जो विमान थे उनकी टकराहट कराई जाएगी और जो विमान का ईंधन है वो टकराहट जब हुई और उससे जो विस्फोट हुआ, उससे जो इमारतों में आग लगी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि वो ईंधन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा गोला बारूद का काम करेगा। ऐसी अपेक्षा ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था। देखिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धूं-धूं करके ये इमारतें जलने लगी और थोड़े ही समय में, मतलब कुछ आधे पौन घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह ये नेस्तनाबूद हो गई और इनके अंदर का जो लोहा जो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरी तरह पिघल के, वो जो इतना सारा ईंधन था उसकी गर्मी से पिघल के लोहा गिरा और इमारतें नीचे आ गईं। बहुत ज़बरदस्त आतंकवादी हमला। और इसी बीच एक तीसरा प्लेन जो कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 थी, जो कि वाशिंगटन डीसी के पास डल्लास एयरपोर्ट वहाँ से उड़ता है और पेंटागन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिफेंस का ऑफिस माना जाता है, जो उनका प्रतिरक्षा मंत्रालय एक तरह से जहाँ उनका है, वहाँ पर जो ऑफिस है उसकी बिल्डिंग से टकराता है और कुछ हिस्से में उसको नुकसान पहुँचता है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तुलना में कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम नुकसान होता है। और इसी बीच नेवाक, न्यू जर्सी का जो एक और एयरपोर्ट है, वहाँ से भी एक विमान जो यूनाइटेड एयरलाइंस का 93 फ़्लाइट नंबर 93 थी, वो भी उड़ान भरता है और लगता है कि वो भी कुछ इसी तरीके से कहीं पर उसके द्वारा अटैक किया जा रहा था, लेकिन वो क्रैश हो जाता है और उसमें जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जैसा कि बताया, जब वो उड़ान भरने ही वाला था और शायद उनके पैसेंजर्स के जो सेल्यूलर फ़ोन्स थे उनमें जो रिकॉर्डेड मैसेजेस बाद में मिले कि उसमें भी किसी प्रकार के हाईजैकर्स थे, लेकिन इस चौथे प्लेन को एक तरह से अवॉइड कर दिया गया वो अटैक, लेकिन फिर भी ये भी क्रैश होके गिर गया। बच्चों, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा जो विश्व है वो हतप्रभ था और मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो 2 ज़बरदस्त बिल्डिंग्स थीं ये एकदम से नेस्तनाबूद हो गई और बहुत ज़बरदस्त मलबा लोअर मैनहट्टन जहाँ पर ये स्थित था वहाँ पर फैल गया, आगजनी हो गई और जितने भी इस बिल्डिंग में लोग थे या जो ऑफिसेस थे वो मतलब जो वहाँ पर नुकसान का आलम था उसमें ये सोच पाना बहुत मुश्किल था कि इनमें से कोई बचा होगा। करीब करीब 3000 लोग इसमें मारे गए, जिसमें से इस पूरे इन सारी जो 3 जगहों पर अटैक हुआ उसमें, और जिसमें कि न्यूयॉर्क वाला ये जो ट्विन टावर्स थे, जिनको ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर करीब करीब 2750 लोगों की मृत्यु हुई। पेंटागन ऑफिस में जो कि माना गया कि कम नुकसान हुआ है, वहाँ पर 184 लोग मारे गए और इस सारे उसमें जो पुलिस वाले थे और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, जो फायर फाइटर्स थे, करीब करीब 400 कर्मचारियों की मौत भी इस पूरे हादसे में हो गई। स्वाभाविक रूप से महाशक्ति अमेरिका के लिए ये बहुत अप्रत्याशित घटना थी।
अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से कभी आतंकवादी हमला होगा। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यहाँ पर विश्व की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के दफ्तर होते थे। वहाँ पर इतने ज़बरदस्त सुरक्षा इंतज़ाम थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी इस प्रकार का कोई इस रूप में टेररिस्ट अटैक होगा कि किसी बम का इस्तेमाल नहीं होगा और किसी प्रकार का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, और उसके बावजूद इतने हज़ारों लोगों की जान जाएगी और इतना नुकसान जान माल का होगा। बहुत ज़बरदस्त पैनिक अमेरिका में था। महाशक्ति जो है वो हतप्रभ थी और उसके साथ-साथ पूरा विश्व हतप्रभ था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति, जिसके बारे में माना जाता था कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो उनके सर्वेलेंस सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो हर व्यक्ति पर कड़ी नज़र रखते हैं, उस पर इस तरह का कोई अटैक होगा। स्वाभाविक रूप से जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनके लिए बहुत मतलब शॉकिंग ये बात थी कि उनके अपने देश में, और जो न्यूयॉर्क वहाँ की एक तरह से कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, उस पर इतना ज़बरदस्त हमला होगा। बुश उस वक्त किसी स्कूल में किसी संबंध में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और उन्हें वहीं पर ये खबर, ये जानकारी दी गई। स्वाभाविक रूप से बुश पहुंचते हैं वहाँ पे और बहुत ही शॉक्ड जो है वो राष्ट्रपति बुश थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। पूरा अमेरिका स्तब्ध था, साथ ही साथ पूरा देश स्तब्ध था। और इस सब के दौरान सितंबर 12 को, यानी 12 सितंबर 2001 को बुश ने एक तरह की राष्ट्रीय आपदा थी, नेशनल इमरजेंसी थी, एक आपातकालीन स्थिति थी। ऐसे में उनका जो एड्रेस टू द नेशन था, उन्होंने अपने देश को भाषण संबोधित किया। और ऐसे में जो उनका भाषण है, एक तरह से वो भाषण एक ऐतिहासिक भाषण माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य पूर्व में, अफ़गानिस्तान में जो इस्लामी देश थे, उनके प्रति जिस प्रकार की नीति थी, उस पूरे को एक तरह से इस भाषण में उन्होंने प्रकट किया। हाँ, इस बीच एक बात और बता दूं कि इस बीच इस सारे जो अटैक्स हुए, इसके ज़िम्मेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जिसने अपना नाम अल-कायदा बताया, उन्होंने इस सब की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और उन्होंने इस बात की ज़िम्मेदारी ली कि ये जो अटैक्स हैं, ये उनके लोगों द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रपति बुश ने जो एड्रेस किया, और ऐसे में उन्होंने जो विश्व भर के नेता थे, उनसे आह्वान किया कि अब अमेरिका जो करने जा रहा है, वो इसका जवाब जो देगा, उसको उन्होंने नाम दिया वॉर ऑन टेरर, या जिसे हम कहें आतंक के खिलाफ युद्ध। और उन्होंने पूरे विश्व का आह्वान किया कि पूरा विश्व उनके साथ हो जाए। और बुश का ये एड्रेस बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा, विश्व के देशों को संबोधित करते हुए, एवरी नेशन इन एवरी रीजन नाउ हैज़ अ डिसीजन टू मेक, यानी कि हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रत्येक देश है, उसको इस वक्त ये तय करना होगा, ईदर यू आर विथ अस, या तो आप हमारे साथ हैं, और यू आर विद द टेररिस्ट, अथवा आप जो आतंकवादी हैं उनके साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त मोड़ जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का था ये। और ये बुश का एड्रेस जो है वो ऐतिहासिक बनकर रह गया। उन्होंने आगे कहा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल यूज़ ऑल आवर रिसोर्सेज टू कॉन्कर दिस एनिमी, कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग इस दुश्मन को पर अटैक करने में, उस पर हमला करने में लगा देगा। वी विल रैली द वर्ल्ड, हम पूरे देश को, दुनिया को इकट्ठा करेंगे। वी विल बी पेशेंट,
हम बहुत धैर्य के साथ काम करेंगे, वी विल बी फोकस्ड, हमारा फोकस बहुत ज़बरदस्त होगा, एंड वी विल बी स्टेडफास्ट इन आवर डिटर्मिनेशन। और हम जो हमारा संकल्प है इस वॉर ऑन टेरर को लेके, जो आतंक के खिलाफ जो युद्ध है उसको लेके हम बहुत वचनबद्ध रहेंगे। द बैटल विल टेक टाइम एंड रिजॉल्व, बट मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट, वी विल विन। और उन्होंने कहा कि इस पूरे युद्ध में समय लगेगा, ये छोटा मोटा नहीं होगा, हो सकता है काफ़ी समय लगे, लेकिन हम इसे सुलझा कर रहेंगे और हम कोई गलती नहीं करेंगे और अंततोगत्वा हम विजयी होंगे। स्टूडेंट्स, ये एक तरह से जिसे कहते हैं बैटल में कहा जाता है क्लेरियन कॉल, जैसे कहते हैं हम, कि एक तरह की उनकी घोषणा थी युद्ध की। और कहीं ना कहीं और यहाँ पर जो है एक तरह से जो पूरा इसके अगले 18-20 वर्षों में हम इस्लामिक टेरर का नाम सुनते हैं, इस्लामिक आतंकवाद एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। और विश्व के सभी देश स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से बुश के साथ अपनी मित्रता जताई और ये बताया कि हम एक तरह से उनके साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस के सामने कहा कि आर वॉर ऑन टेरर बिगिन्स विद अलकायदा, जो अलकायदा नाम का जो संगठन है जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, उनके उसके साथ ही वॉर ऑन टेरर शुरू होता है, बट इट डज नॉट एंड देयर। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइंस हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अब केवल अलकायदा पर हम हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे प्रत्येक संगठन जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है या किसी भी तरह से अलकायदा जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं उनके प्रति किसी भी तरह से सिंपथाइज करता है, वो सब अब हमारे टारगेट पे हैं। और इट विल नॉट एंड अनटिल एवरी टेररिस्ट ग्रुप ऑफ ग्लोबल रीच हैज़ बीन फाउंड, स्टॉप्ड एंड डिफीटेड। और ये जो वॉर एंड टेरर है ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि दुनिया में से आतंकवाद को पूरी तरह मिटा नहीं दिया जाए। और अमेरिका के जो तत्कालीन डिफेंस सेक्रेटरी थे डोनाल्ड रम्सफील्ड, उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और जिसके लिए उन्होंने कहा कि इसको लड़ने में हमें बहुत समय लगेगा। और इसके बाद जो पहला काम यूएसए ने किया वो ये था कि उन्होंने सऊदी अरब की जो उस वक्त की तत्कालीन सरकार थी, जो कि तालिबान समर्थित सरकार थी, उसके साथ अपने पूरी तरह संबंध ख़त्म कर दिए। और स्वाभाविक रूप से अब अमेरिका के नेतृत्व में और ख़ास तौर पर नेटो को उन्होंने इसके लिए यूज़ किया, वो उनके साथ शामिल हो गए। और अगले ही कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, बल्कि अगर हम कहें तो भी शायद गलत नहीं होगा, अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका के टारगेट पर आ गया था। बुश ने एक प्रकार का जिसे कहते हैं बिगुल बजा दिया था। और अब यहाँ से एक तरह से इस्लामिक टेररिज्म वर्सेस द वर्ल्ड हो गया था। और कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके दिमाग में ये बैठा कि चूंकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो आतंकवादी संगठन जो है वो इस्लाम से संबंध रखता था, तो एक घबराहट थी मन में, और वो काफ़ी हद तक सही भी सिद्ध हुई कि अमेरिका के टारगेट पर अब वो सभी हैं। और इमीडिएटली 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान में अटैक किया जाता है नेटो के जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा। और कहा जाता है, इसका जो आधार लिया जाता है, इसको करने के पीछे जो उद्देश्य बताया जाता है, वो ये कहा जाता है कि वहाँ पर तालिबान के और अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स थे। और ख़ास तौर पर जो नाम इस सब के दौरान बहुत ज़्यादा आया वह था उसामा बिन लादेन का, कि वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है और इस पूरी जो घटनाक्रम हुई थी उसका मास्टरमाइंड वही है। और इस बीच एयर स्ट्राइक्स हुई, हवाई हमले हुए और ग्राउंड वॉर शुरू हुआ। और आने वाले दिनों में ब्रिटेन, टर्की, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, फ्रांस, पोलैंड
सभी ने कहा कि वे इस लड़ाई में अमेरिका के साथ हैं और इसके लिए उन्होंने अमेरिका को जो फोर्सेस थी, जो उन्हें जैसे सैन्य बल था, वो उन्होंने उपलब्ध कराया। और काबुल पे, कंदहार में आने वाले दिनों में काफ़ी सारे अटैक्स जो हैं वो किए गए, एयर स्ट्राइक्स की गई और भूमि पर भी युद्ध हुआ। खास जो महत्व इस घटनाक्रम का रहा वो ये रहा कि एक तरह से अमेरिका की जो विदेश नीति थी उसमें एक प्रकार का एक बहुत बड़ा नया आधार जो है अमेरिका की विदेश नीति को मिल गया था। और सबसे बड़ी बात जो है, अमेरिका जब से शीत युद्ध ख़त्म हुआ था और जो सोवियत संघ है वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद से माना जा रहा था कि अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति है। अमेरिका स्वयं खास तौर पर अपने आप को मानता था, उसे अपने आप में महाशक्ति के रूप में स्थापित होने का अमेरिका को एक और मौका मिल गया था। और ख़ास तौर पर मध्य पूर्व का जो इलाका है उस इलाके में 1948 से ही अमेरिका की काफ़ी रुचि रही थी और अमेरिका हमेशा चाहता है रहा है कि इस इलाके में उसकी एक प्रेजेंस बनी रहे और ये इलाके उसके कंट्रोल में रहें। वॉर ऑन टेरर एक ऐसा माध्यम साबित हुआ जिसके माध्यम से अमेरिका को ये मौका मिला कि वो बाकायदा एक नैतिक आधार लेकर अब इस इलाके में अपने आप की अपनी प्रेजेंस बनाए रखे और एक लंबे युद्ध की, जिसे कहा जाता है, कुछ स्कॉलर्स ने इसे कहा लॉन्गेस्ट वॉर इन अमेरिकन हिस्ट्री भी कहा। इस नाम से एक फेमस किताब भी छपी है। इसकी शुरुआत हो चुकी थी और अब ये जो पूरा इलाका था, रेगिस्तानी इलाका था, इन इलाकों में अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद होते थे। नेटो के, बल्कि अमेरिका के अलावा जो उसके मित्र देश थे वो भी उसको जो भी सैनिक देते थे वे वहाँ जाते थे। और काफ़ी कुछ कहा जाता है कि हमेशा कहा यह गया कि चूंकि उन इलाकों में इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इन लोगों को अटैक करने पड़ते थे, उन आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म करने की कोशिशें करने की। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि ये इलाका में बहुत शांति नहीं रही। एक कंटिन्यूस वॉर जिसे कहते हैं, लगातार युद्ध की स्थितियाँ इन इलाकों में रहीं। काफ़ी कुछ हमें जो इस इलाके के जो लिखने वाले जर्नलिस्ट थे और जो वहाँ के एकेडमिशियंस एंड स्कॉलर्स हैं, उनकी नॉवेल्स से, उनके राइटअप से समझ में आता है कि काफ़ी अतिशयोक्तियाँ अब इन मित्र देशों की सेनाओं द्वारा भी की जाती थी। कई बार जो कहा जाता था कि आतंकवादी कैंप्स को ख़त्म किया जा रहा है, उसमें जो इनोसेंट लोग थे, जो सामान्य जन थे, जिनका उस सबसे कोई लेना देना नहीं था, उनकी भी सामान्य जिंदगियों में काफ़ी हलचल आई, काफ़ी हिंसा होती थी, वे लोग भी मारे जाते थे। और जिसे कहते हैं एक इस्लामिक जो पूरा कंट्रीज़ हैं उनको लेके या इस्लाम को लेकर एक प्रकार का मैं कहूँगी मिसकंसेप्शन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि एक प्रकार की एक ऐसी विचारधारा जन्म लेने लगी जिसमें लगने लगा कि यदि व्यक्ति कोई इस्लाम को मानता है तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से, और इस इलाका से आता है तो वो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा होगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, जो इन इलाकों के, इन देशों के जो नागरिक अमेरिका यात्रा पर जाते थे, उन्हें कहा उनका कहना होता था कि चूंकि वे इन देशों से आते हैं और उनके मुस्लिम नाम हैं, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो अमेरिका में उन्हें बहुत शक की दृष्टि से देखा जाता है। तो एक नई तरह की साइकी जिसे हम कहते हैं, जिसको कि इस इलाके के लोगों ने और इस इलाके के देश जिस प्रकार की, जिस मानसिकता से उन्हें देखा जाने लगा, जिससे वे बहुत खुश नहीं होते थे, उनमें अधिकांश काफ़ी लोग, सामान्य लोग जो अमन पसंद भी थे, उनका कहना ये था कि हमें भी कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों की कैटेगरी में रख कर हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है।
अमेरिका ने लगातार इस इलाके में यहाँ की जो बल्कि लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी थी, उनके मामले में भी अपनी इंटरफेरेंस रखी। और ऐसा भी हुआ, लेकिन जैसे इराक के मामले में उन्होंने ये कहा कि सद्दाम हुसैन, जो कि लगातार अमेरिका को चैलेंज करते रहे हैं पहले से, सद्दाम हुसैन की सरकार को अमेरिका ने गिराया। और जो बहाना लिया गया वे कि वे भी आतंक का समर्थन करते थे, और न सिर्फ अपनी देश की जनता पर भी वो बहुत आतंक फैला रहे थे, वो बहुत बड़े आतंकी थे। सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी गई, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके मार डाला गया। हम किसी भी तरह से शायद सद्दाम हुसैन किस प्रकार के शासक थे ये शायद इराक की जनता बेहतर बता पाएगी, लेकिन काफ़ी स्कॉलर्स ने इसको इस तौर पर भी देखा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं, कि मान भी लिया कि यदि कोई व्यक्ति तानाशाह था, लेकिन अमेरिका जो है वो अननेसेसरी जाके इन देशों में अपनी इंटरफेरेंस कर रहा है, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि अमेरिका से सब कहीं ना कहीं डरते भी थे। अमेरिका से भी डरते हैं और दूसरी तरफ आतंकवाद से भी डरते हैं, क्योंकि दुनिया के काफ़ी देश इस आतंकवाद से प्रभावित रहते हैं। इन आतंकवादी संगठन जिस तरह की इनकी गतिविधियां रहती हैं, तो उन्हें ये भी लगता था कि यदि वे आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ नहीं देते हैं, तो जब भी उन पर यदि कोई आतंकी हमला होता है तो वे फिर किसी भी दुनिया के अन्य देश से किसी प्रकार का समर्थन नहीं ले पाएंगे। इराक युद्ध हुआ, और कई बार बहुत सारी अतिशयोक्तियाँ खास तौर पर धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिलने लगी। और सद्दाम हुसैन की सरकार तो जैसे गिरा ही दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इनकी सीमाओं पर जिस तरह से अमेरिका ने अपनी पूरी वो रखी, अपनी विजिल रखी, अपने सर्वेलेंस रखी, इस इलाके की सरकारों को लगातार यही लगता रहा कि उनके जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप है। फाइनली 2011 में ओसामा बिन लादेन को, जो कि ये जो सितंबर 9/11 का जो अटैक था, इसका मास्टरमाइंड माना गया था, उसे एबटाबाद की एक जगह पे अमेरिका ने ढूंढ निकाला, और अमेरिकी जो हवाई जहाज़ थे उन्होंने हमला किया और वहाँ उसे मार डाला गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि पाकिस्तान, जहाँ पर ये एबटाबाद नाम की जगह स्थित है, पाकिस्तान की सरकार को पता भी नहीं पड़ा कब अमेरिकी सेना आई, और उसने बिना उनकी किसी भी परमिशन के उनकी एयर स्पेस में वे एंटर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को की आवश्यकता कतई नहीं समझी कि वे पाकिस्तान की जो सरकार है उसको इन्फॉर्म भी करें। और ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। और निश्चित रूप से चूंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, तो दुनिया के सभी देश इस बात से बहुत प्रसन्न थे। और जो अमेरिका ने इस मामले में जो थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान जिसको लेके बहुत अच्छा जिसने महसूस नहीं किया पाकिस्तान ने, कि बिना उनकी इजाज़त के उनकी जो वो थी, जो एयर स्पेस थी, उसमें अमेरिकी सेना जो है वो एंटर कर गई थी, उन्हें उसको बहुत पसंद नहीं किया। लेकिन ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। और उसके बाद 2014 में प्रेसिडेंट जब बराक ओबामा बने, उन्होंने औपचारिक रूप से इस बात को डिक्लेयर किया कि वॉर ऑन टेरर, आतंक के खिलाफ युद्ध जो है वो अब समाप्त हो गया है। और ऐसे में अमेरिकी जो सेना थी उसको वहाँ से विड्रॉ किया गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि अब जो वहाँ के जो सैनिक थे, अमेरिकी सैनिक थे, वे भी लगातार बाहर के देशों में रहते हुए और बाहर के देशों में अपनी सेवाएं देते हुए थकने लगे थे। और अब विरोध भी अमेरिकी जनता के द्वारा होने लगा था कि जो अमेरिकन लीडरशिप है वो क्यों अननेसेसरीली वहाँ के जो सैनिक हैं उनकी जान को दांव पे लगाए हुए हैं। और 2014 में ऑफिशियली जो वॉर इन अफ़गानिस्तान जो था वो ख़त्म हुआ, और 14,000
के करीब जो ट्रूप्स वहाँ पर थे, जो सैनिक थे, उनको विड्रॉ कर लिया गया। मैं सारी बात आपसे इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी पीढ़ी को ये समझने के लिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो काफ़ी हद तक ये जो दुनिया के जो लीडर्स हैं और जो दुनिया की जनता है उस पर निर्भर है कि हम क्या अंततोगत्वा इस दुनिया में चाहते हैं। क्या हम युद्ध चाहते हैं या हम शांति चाहते हैं। 9/11 की घटना और उसके बाद के जो रिएक्शंस हैं उनको देखकर तो ये लगता है कि युद्ध या आतंकवाद या दहशतगर्दी कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, चाहे वे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वे भी सरकारें हों जो किसी भी प्रकार का आतंक फिर फैलाती हैं या जो रिटेलिएशन में किसी भी तरह का जो आतंक फैलाती हैं, ये कभी भी किन्हीं समस्याओं का हल नहीं करते और हिंसा हमेशा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। ये 9/11 और उसके बाद का अनुभव हमें यही सिखाता है। और अगर इन देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनसे पूछा जाए, जो सामान्य जन है उनसे पूछा जाए, तो वे यही कहेंगे कि किसी भी कीमत पर शांति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस शांति को हम न गंवाएं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। और लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को बोलने की अपनी जो उसके ग्रीवेंसेस हैं या जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बताने का मौका मिलता है। और ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी युद्ध की ओर या जिसे कहते हैं मिलिट्री एक्शन या वायलेंस की ओर वो नहीं जाता जब उसको मौका मिलता है एक लेजिटिमेट फॉर्म में अपनी बात रखने का या अपनी डिमांड करने का। तो 9/11 जो हमें सबसे बड़ी जो हमें एक तरह का लेसन देता है वह यही है कि आतंक का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। आतंक कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता और आतंक जो है वो लगातार और आतंक और प्रतिहिंसा को ही जन्म देता है। तो इसी आशा के साथ कि हम दुनिया में शांति के महत्व को समझेंगे और हम सब मिलके भी शांति के लिए प्रयत्न करें, मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।